और ओंकारेश्वर में इस वक्त राष्ट्रपति दे रही हैं संबोधन। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी और रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दवा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुक्त के रूप में आकलन सामने आया है। सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही जो स्क्रीनिंग किया गया है। 17 राज्य 17 स्टेट्स पर स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत की जनजातीय समाज सिकल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार
सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदारी की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जैसे आंतरिकता से मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं। मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं, उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह, ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी इसी मंच से मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जिसे उन्मूलन किया जाए, पर समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दावा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकल सेल नाम की कोई बीमारी और आगे भी नहीं आया। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूँगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक वाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। वाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकल सेल के वाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश वाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकल सेल से जुड़े रोगियों और वाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संख्यान में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है।
मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकिल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन स्वास्थ्य पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। मैं आशा करती हूँ कि मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय विकास के अनेक प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी गणमान्य अतिथिगणों से तो अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आप मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में विशेष समारोह का जो आयोजन किया गया, वहाँ पर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से सिकल सेल जो पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये आज का दिवस बेहद अहम है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। और आइए रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो कि आ रही है कि कैसे टेलीग्राम की जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दूं पहले कि टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, उसके बाबत ये याचिका कि इस बैन को हटाया जाए दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और उनका कहना है कि ये फैसला जो सरकार ने तत्कालिक परिस्थितियां रहीं उस वक्त जो फैसला लिया उससे सही ठहराया है। बड़ी बात कही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आईटी एक्ट की धारा 69A का सही पालन जो है वो, और साथ ही साथ री एग्जाम जो कराना है, जो री एग्जाम का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, उस वजह से टेलीग्राम पर यह बैन लगाया गया था। तो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी बैन को लेकर बड़ी खबर। बैन के पीछे सरकार के पास पर्याप्त कारण है, ये बड़ी टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और एनटीए की सिफारिश पर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी सिफारिश पर इस बड़े कदम को उठाया गया था कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए अस्थायी तौर पर। और टेलीग्राम की याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। तो नीट के री एग्जाम में पेपर लीक और हम ये मान सकते हैं कि अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2000 की धारा 69A के तहत इस आदेश को जारी किया था। और इसका पालन करना हाईकोर्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई। अदालत में साफ तौर पर कहा गया कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि ये फैसला उस वक्त जो पर्याप्त परिस्थितियां रहीं उनको सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है। और एनटीए ने साफ तौर पर जब पूरा मंथन किया गहन इस पूरे मामले का, उसके बाद ये कहा था कि टेलीग्राम पर बैन होना चाहिए ताकि जो गड़बड़ियां हैं, जो लीकेज है, उस पर रोक लगाई जा सके। और 22 जून तक, क्योंकि 21 को तो एग्जाम है, 22 जून तक ये जो बैन है वो जारी रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि ये फैसला लेना जरूरी था। क्योंकि इस पूरे लीकेज में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही। अब इस फैसले से कितना फायदा होगा, ये फैसला जिस तरह से लिया गया है, क्योंकि 2024 और 26 में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही पेपर लीक में। तो आइए अब इसको समझते हैं विकास सारथी के जरिए। विकास,
अब ये जो बैन है वो लगा रहेगा साफ तौर पर, जिस तरह से हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की इस याचिका को खारिज कर दिया, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल आंचल, देखिए कल यहाँ पर जब बहस हुई तो टेलीग्राम की तरफ से जो बातें कही गई उनमें बहुत सारे वो प्रोसीजरल बातों पर अपना ज्यादातर आर्ग्यूमेंट रख रहे थे। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो अंतरिम रोक लगाई है, एक तरीके से ये इंटरिम बैन है, कोई टेलीग्राम को स्थायी रूप से बैन नहीं किया गया है भारत में। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया जाता है तो इससे कहीं बहुत बड़े किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है यहाँ पर याचिकाकर्ता का, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। और यहाँ पर ना अब ये बात केवल नीट तक नहीं रह गई है आंचल, कल जब सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि एनोनिमिटी के चलते, आप जानते हैं टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को ट्रेस कर पाना मुश्किल है। उसके चलते इसका इस्तेमाल और भी अपराधों के लिए किया जा रहा है, पायरेसी के लिए किया जा रहा है, वो भी विषय हैं। लेकिन कल की जो बहस थी वो नीट तक सीमित रही। ये एक बड़ा मसला है कि टेलीग्राम की एनोनिमिटी को लेकर के सरकार पहले भी कई बार इस बात को उठा चुकी है, लेकिन नीट के मद्देनजर हाईकोर्ट ने पाया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ दिन के लिए अगर इसको लगा दिया जाए तो बड़ा कोई इससे बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा यह भी यहां पर कहा गया था सरकार की तरफ से कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें मैसेज एडिट करके भ्रम की स्थिति फैल सकती है। भले ही टेलीग्राम ये कहे कि हम टाइम स्टैंप देते हैं, डेट स्टैंप देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब अफवाह फैलती है तो ये सारी चीजें काम नहीं करती। तो इस पर साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि हमें एक आशंका इस बात की भी है कि जो फीचर है जिसमें बैक डेटिंग की जा सकती है, इसमें भले ही आप सेफगार्ड्स की बात कर रहे हो, लेकिन जब अफवाह फैलती है तो उन पर कोई नहीं जाता और इससे बड़े पैमाने पर युवाओं में आक्रोश पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं सब दलीलों को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अंतरिम बैन है टेलीग्राम पर उसको सही पाया है, यानी 22 जून तक तो पूरी तरह से टेलीग्राम बैन रहेगा और 30 जून तक जो उसका कुछ फीचर्स हैं जिसमें बैक डेटिंग करने का है, मैसेज एडिट करने का फीचर है, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कई अहम बातें हैं विकास, जैसे कि साफ तौर पर डेटा शेयरिंग की अगर बात की जाए तो टेलीग्राम का सर्वर भारत से बाहर है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसकी वजह से अक्सर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको आईपी एड्रेस ट्रेस करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए 2024 की बात करें, 2026 की, तो टेलीग्राम खास तौर पर जो पेपर लीक करवाते थे उन ग्रुप्स के लिए एक बहुत उपयोगी, हम कह सकते हैं, ऐप रहा है। बिल्कुल आंचल, कल एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया कोर्ट सरकार की तरफ से कि ये इतना आश्वस्त हैं पेपर लीक करने वाले जो लोग इसमें शामिल होते हैं कि एक बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें हजारों लोग हैं और उस ग्रुप का आप नाम सुनेंगे, ग्रुप का नाम है नीट माफिया। अब इसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल है इस एनोनिमिटी फीचर के चलते। ये जो चीजें हैं जिनको हम डार्क वेब कहते हैं या जहां पर एनोनिमस वेब सर्फिंग की जाती है, ये वैसे उपलब्ध हैं, लेकिन टेलीग्राम इतना सरल तरीका है उस डार्क वेब में उतरने का या उस एनोनिमस स्पेस में उतरने का जिसको बच्चा बच्चा एक्सेस कर सकता है। तो इसका जो संकट है वो अपनी जगह एक बिल्कुल अलग संकट है। डार्क वेब पर भले ही उस तरह से कार्रवाई ना की जा सके क्योंकि वो उसको बहुत साइबर एक्सपर्ट लेवल के जो लोग होते हैं एक्सेस करते हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन टेलीग्राम वही सुविधा एक मैसेंजर ऐप पे दे रहा है एक तरीके से। सॉलिसिटर जनरल की ये दलील थी और उन्होंने इसीलिए कुछ ग्रुप्स के नाम भी बताए कि देखें आपकी इसके एडमिन जो हैं वो इतने बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें मालूम है कि उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए नीट माफिया जैसे नाम के ग्रुप बनाए जा रहे हैं टेलीग्राम। विकास, क्योंकि साफ तौर पर यह भी है कि असीमित फाइल शेयरिंग, यानी फाइल शेयरिंग होने के बाद आप उस फाइल को देखेंगे, वो अपने आप डिलीट भी हो सकती है, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो ये जो हम कह सकते हैं एक टेक्नोक्रेट के लिहाज से भी इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या टेलीग्राम की तरफ से इस बाबत कुछ कहा गया कि वो अपने ऐप में कुछ ऐसे टेक्निकल चेंजेस कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, टेलीग्राम ने इसको लेकर के तो कल अपनी जो व्यापक उनकी जो नीति है उस पर कोई बहुत ज्यादा ना तो कोर्ट को आश्वासन दिया, ना कोई ये इस तरह की दलील रखी कि हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे या हम इसको और ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे लॉ एजेंसीज के लिए। लेकिन यहाँ पर लगातार वो प्रोसीजर की बात करते रहे कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं और जो सरकार की दलीलें हैं वो स्पष्ट नहीं है कि क्यों टेलीग्राम को बैन किया गया है। ये सब टेक्निकलिटीज थी और कोर्ट ने भी कहा कि आप बहुत ही टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दलील ये है कि क्या आप जो भी जानकारी एजेंसीज चाहती हैं क्या खुद टेलीग्राम को उनको मुहैया करा रहा है या करा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो सरकार की तरफ से लगाई गई है, जो इंटरिम बैन है टेलीग्राम पर, वो बहुत ज्यादा, उसको आप एक्सेस नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अति है ये इस तरह का बैन करना। कुछ दिन का इंटरिम बैन अगर किया जाता है
तो लार्जर व्यापक पब्लिक हित में, व्यापक जनहित में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको हाईकोर्ट उचित मानता है। और यानी कि साफ तौर पर वो दिल्ली हाईकोर्ट को टेलीग्राम ये आश्वस्त नहीं कर पाया कि वो एक सेफ पैसेज दे सकता है कि या इस तरह का कोई आश्वासन दे सकता है कि इस तरह का कोई लीकेज उनके एंड से टेक्निकल तौर पे ना हो। बिल्कुल, देखिए एनोनिमिटी को मुझे लगता है टेलीग्राम उस पर कभी खुलकर बात नहीं करता। उनका कहना है कि हम एनोनिमिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस तरह की बातें टेलीग्राम पूर्व में कहते रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर इसका जो असर है वो बहुत व्यापक है। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो आप देखें कि इसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं और जो पिछली बार पेपर लीक हुआ या कुछ सवाल लीक हुए उसको लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल था छात्रों के बीच। हम नहीं चाहते कि वैसी कोई स्थिति दोबारा पैदा हो। यहां तक कि अगर बैक डेटिंग करके कोई फर्जी चीज भी डाल दी गई तो भी एक बहुत इसको लेकर के स्थिति खराब हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए व्यापक जनहित में अगर टेलीग्राम कुछ दिन बंद रहता है तो इसको लेकर के बहुत शोर शराबा कराने की कोई वजह नहीं दिखती। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर एक है कि टेलीग्राम खुद जो एक इंटरमीडिएरी है वो आया है, कोई भी यूजर नहीं आया। भारत में जो करोड़ों यूजर हैं, किसी यूजर ने कोर्ट का रुख नहीं किया और ये कहा कि मेरे किसी अधिकार का वायलेशन हो रहा है। टेलीग्राम इंटरमीडिएरी है, सरकार जो कुछ चीजें तय करती है, डायरेक्शंस देती है, वो उसको माननी पड़ेंगी, जिनमें इंटरिम बैन भी एक उसी का हिस्सा है। अब इसके जो ये बैन लगाया गया, हालांकि ये इंटरिम बैन है जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, अब इससे अगर हम फायदों की बात करें तो विकास कहीं ना कहीं वो जो लॉजिस्टिक चेन है वो कहीं ना कहीं टूटेगी। उसके साथ साथ डार्क वेब और जिस हम हाइडिंग नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो अब कहीं ना कहीं साइबर सेल के लिए या साइबर टेक्नोक्रेट्स के लिए भी कहीं ना कहीं भेद पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर भी लगाम लगेगी और सुरक्षा एजेंसी को आसानी होगी। बिल्कुल आंचल, यही वजह है कि देखिए हजारों ऐप हैं गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर पे, तमाम वेब मैसेंजर्स ऐप हैं, लेकिन सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों बैन किया गया? इसके पीछे सरकार के पास बहुत सारा मटेरियल था ये दिखाने के लिए कि पिछली बार जो सवाल लीक हुए या 2024 में भी इस तरह के आपने देखा कि कुछ जगहों पर, पूरा पेपर तो नहीं लेकिन राजस्थान के कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक की घटना हुई। पूरी तरह उसमें इसी तरह टेलीग्राम के यूजर शामिल थे, टेलीग्राम के जो मैसेजिंग ग्रुप्स हैं वो शामिल थे और उनको ट्रेस ज्यादातर को नहीं किया जा सका जो टेलीग्राम के जरिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे। फिजिकल जिनकी प्रेजेंस थी उनको तो पकड़ा गया, लेकिन टेलीग्राम पे जिन जिन लोगों ने इसको एनोनिमस रहते हुए उस पूरे लीक में शामिल थे 2024 के में, उनको ट्रेस करने में बहुत दिक्कतें हुई एजेंसी को। और उसके बावजूद भी अभी तक टेलीग्राम ने इस जो लूप होल है इसको फिक्स नहीं किया है और ऐसा कोई आश्वासन भी टेलीग्राम की तरफ से नहीं दिया गया कि हम इस लूप होल को फिक्स करेंगे जहां पर एनोनिमस सर्फिंग या इस तरह के ग्रुप्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स को एनोनिमस रखा जाता है। तो इसी के चलते सरकार को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि ये आप देखें कि अभी तक जब भी एप्स को बैन किया गया है या तो उनको इस आधार पर बैन किया गया है कि वो प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं या वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन इस बार ये जो मुद्दा है इसको उसी के बराबर सरकार ने भी माना है ये कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई। बिल्कुल, और विकास ये छात्रों के भविष्य को लिया गया, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से कितने सालों की मेहनत है, उस लिहाज से बहुत सर्वोपरि माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम ने जो याचिका दायर की उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे पाए और एक इंटरिम बैन लगाया गया टेलीग्राम पर। क्यों? क्योंकि नीट का जो री एग्जाम होना है 21 तारीख को, उससे पहले जब एग्जाम हुआ था जहां पर कुछ आंसर्स लीक किए गए थे, उसमें टेलीग्राम की अहम भूमिका थी। अब इसलिए इंटरिम बैन लगाया गया है जो कि 22 जून तक चलने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। विदेश यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन करना है और प्रोत्साहन भी। इनमें से लगभग 1,92 से ज्यादा लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। वहीं प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना का मकसद श्रमिकों और साथ ही साथ नियोक्ताओं दोनों को फॉर्मल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का है। और अब बात योग दिवस से जुड़ी हुई। देश भर में योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा में जिला स्तर पर पायलट रिहर्सल की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी योग दिवस के इस शिविर में भाग लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस योग के कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज दुनिया भर में हर देश और हर इंसान योग से जुड़ा हुआ है, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आज योग को खेल का दर्जा मिल गया। दुनिया का हर देश, दुनिया का हर व्यक्ति आज इस योग के साथ जुड़ा है। ये हम सब के लिए ये गौरव की बात है। यह हमारे भारत की ताकत है, जो तलवार से नहीं, ये तपस्या से निकली हुई है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में योग ग्राम बनाए जा रहे हैं और राज्य अपनी योग नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों जैसे बनबसा और टनकपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश और दुनिया में विभिन्न योग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा 2 दिन का सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आज सुबह स्पीकर वासुदेव देवनानी और उनके साथ अन्य नेताओं ने योग किया। कोलकाता नगर निगम से महाकरण तक 2 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के 11 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा नदी में 500 नौकाओं के माध्यम से वंदे योगम अभियान चलाया जाएगा और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 35,000 लोगों के एक साथ योग अभ्यास करने की व्यवस्था की गई, जबकि कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में करीब 10 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोलकाता योग दिवस के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप यानी कि फीफा से जुड़ी हुई।
तो बात मेक्सिको की, जिसने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। मैच का एकमात्र गोल मिडफील्डर लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया। कोरियाई गोलकीपर किम स्विंग यू की गलती का फायदा उठाते हुए रोमो ने गेंद को गोल पोस्ट पर पहुंचाकर दम लिया और टीम को बढ़त दिलाई। दक्षिण कोरिया ने वापसी की कोशिश की, लेकिन 87वें मिनट में चो ग्यू सुंग का हेडर मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंगल ने शानदार तरीके से बचा लिया। इससे पहले कप्तान जोन यूंग मिन भी गोल करने से चूक गए। इस जीत के साथ मेक्सिको मौजूदा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मेक्सिको ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया। वहीं हार के बावजूद दक्षिण कोरिया के पास भी अगले दौर में पहुंचने का मौका बना हुआ है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जोहान मिंजाम्बी के शानदार 2 गोलों की बदौलत स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्जगोविना को 4-1 से हराकर नॉकआउट दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ में आक्रामक खेल देखने को मिला। सभी गोल अंतिम 20 मिनट में हुए। 20 वर्षीय मिंजाम्बी ने 74वें मिनट में मैदान पर आने के महज 3 मिनट के अंदर पहला गोल दागा। इसके बाद बोस्निया की मुश्किलें तब और बढ़ी जब तारिक मोहरेमोविच को सीधे रेड कार्ड दिखाया गया। एक खिलाड़ी कम होने का फायदा उठाते हुए रुबेन वर्गास ने स्विट्जरलैंड की बढ़त को दोगुना किया। 90वें मिनट में वर्गास ने ही मिंजाम्बी को दूसरे गोल करने का मौका दे डाला, जिससे उन्होंने शानदार तरीके से भुनाया। इसके बाद इंजरी टाइम में ग्रेनिट झाका ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर को 4-0 कर दिया। बोस्निया के लिए एरमिन महामिक ने कॉर्नर के बाद शानदार वॉली से गोल जरूर किया, लेकिन इससे मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। और वहीं बात अब करते हैं कनाडा की जीत को लेकर। जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने कतर को 6-0 से करारी मात दी। ये कनाडा की विश्व कप में पहली जीत है। जीत के साथ सह मेजबान कनाडा ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया। कनाडा ने शुरुआत से ही अपने दबदबे को बनाए रखा। साइल लॉरेन ने रिबाउंड पर गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद जोनाथन डेविड ने लगातार 2 गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में नाथन सलीबा ने फ्री किक पर गोल कर बढ़त और मजबूत कर दी। कतर की मुश्किलें 34वें मिनट में बढ़ गईं जब होमान अहमद को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दूसरे हाफ में असीम उमर भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हुए, जिसके कारण कतर को 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इंजरी टाइम में डेविड ने अपना तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और टीम को 6-0 की ऐतिहासिक जीत दिलाई। हालांकि जीत के बीच कनाडा को बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर इस्माइल कोने चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। 2 मैचों में 4 अंकों के साथ कनाडा स्विट्जरलैंड बराबरी पर है, लेकिन बेहतर गोल अंतर की वजह से कनाडा ग्रुप बी में पहले स्थान पर। अब उसका सामना 24 जून को स्विट्जरलैंड से है, जबकि कतर बोस्निया हर्जेगोविना से भिड़ेगा। वहीं 83वें मिनट में हुए गोल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने चेक गणराज्य के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद खराब रही। मुकाबले के सिर्फ 5 मिनट 7 सेकंड के बाद मिशेल सार्डलेक ने शानदार मूव पर गोल दागकर चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। ये मौजूदा टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल रहा। शुरुआती गोल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने खेल पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई। मैच का निर्णायक मोड़ अंतिम 10 मिनट में आया, जब दक्षिण अफ्रीका के थापेलो मोसैको का शॉट चेक खिलाड़ी पावेल के हाथ से टकराया और दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी मिली। पेनल्टी लेने आए मोक्वाना ने कोई गलती नहीं की और गेंद को बाएं कोने में भेजकर स्कोर 1-1 कर दिया। इस ड्रॉ से दोनों टीमों को केवल 1-1 अंक मिला और अब दक्षिण अफ्रीका अपने अंतिम ग्रुप मैच में 25 जून को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा, जबकि चेक गणराज्य उसी दिन सह मेजबान मेक्सिको का सामना करेगा। और फीफा पर बात करने के लिए इस वक्त गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, आज का दिन बड़ा उलटफेर वाला रहा, जब हम देख सकते हैं कि मेक्सिको जो है वो पहली नॉकआउट टीम बनी है, लेकिन जिस तरह से इस बार कनाडा ने परफॉर्म किया, ये भी अपने आप में अकल्पनीय रहा।
बिल्कुल अचल, और इस पूरे वर्ल्ड कप पे अगर अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं उन पे अगर पूरा फोकस करें तो देखने में आता है कि किस तरह से मोरक्को की टीम ने ब्राज़ील को जो है वो बराबरी पर रोका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्कॉटलैंड के पास आज देर रात जो है वो मौका होगा कि अगर वो मोरक्को को हरा देते हैं तो वो यहाँ से अपना नेक्स्ट राउंड में पहुँच सकते हैं, और ये पहली बार होगा जब स्कॉटलैंड जो है वो नेक्स्ट राउंड में पहुँचेगी। इसके अलावा अगर देखें तो जिस तरह से बहुत सारी नज़रें जो थी वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे थी, तो कल जो मुकाबला हुआ था पोर्चुगल और कहना चाहिए कॉन्गो के बीच में, वहाँ पर रोनाल्डो जो है वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। कहना पड़ेगा कि वो एक भी गोल जो है वो नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने मौके बनाए थे लेकिन कॉन्गो का जो मजबूत डिफेंस था वहाँ पे उसको वो भेद नहीं पाए। तो इन सब ये छोटी बड़ी जो बातें हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में नज़र आ रही हैं, और उसी की एक बानगी जो है वो आज भी देखने को मिली कि किस तरह से कनाडा ने एक बड़ी जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, और उन्होंने जिस तरह से अब अगले राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की है। तो कतर को उन्होंने 6-0 से हराया, ये भी एक बड़ी मार्जिन है। लेकिन इस जीत के साथ ही कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं सामने रखने की ज़रूरत है कि कनाडा की ये जीत क्यों अहम रही, क्योंकि कनाडा ने ये जीत जो है वो जिन दो खिलाड़ियों के बल पर अपनी जीत का सफ़र तय किया उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इसलिए जिक्र करना पड़ेगा कि किस तरह से जोनाथन डेविड जो हैं जिन्होंने इस मैच में हैट्रिक लगाई कनाडा की ओर से, ये यूवेंटस की ओर से खेलते हैं, और ये वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में ये पहली बार रहा कि यूवेंटस जो कि इटली का क्लब है उसका कोई खिलाड़ी जो है वो पहली बार जो है वो हैट्रिक लगा पाने में जो है 44 साल में पहली बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो साले लेरन जो थे जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, जिन्होंने कनाडा को जो के लिए गोल का खाता जो खोला उन्होंने, तो उनकी अगर बात करें तो वो पिछले 14 मैचेस से जो है वो गोल नहीं कर पा रहे थे। यानी कि एक उनको इंतज़ार था अपने बैक करने का, किस तरह से वो वापसी कर पाते हैं, किस तरह से अपने खेल को जो है वो निखार पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि टीम ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस जो है वो जता के रखा, जिसका नतीजा रहा कि ये दोनों खिलाड़ियों की जो कहना चाहिए कि ये जो जोड़ी थी ये हर एक गोल में इनका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंस था। इन्होंने खुद तो गोल किए ही, साथ ही साथ असिस्ट करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आजकल ये एक बड़ी चीज़ें जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक के अभियान में निकल करके आई है। इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह से मेसी का जो है वो शानदार अंदाज जो है वो अल्जीरिया के खिलाफ निकल करके देखने को मिला था, जहां पे उन्होंने गोल की हैट्रिक लगाई और अपने वर्ल्ड कप के गोल के जो ऑल टाइम जो गोल स्कोरर है उसमें वो कहीं ना कहीं वो 16 गोल जो है वो अब दाग चुके हैं। तो ये भी एक उनकी एक बड़ी एक कहना चाहिए कि कामयाबी का विषय जो है वो इस वर्ल्ड कप से जुड़ता हुआ नजर आया है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर जोहान मंजाम्बी की, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, और युवा और बहुत ही पेशेवर खिलाड़ी माने जाते हैं, सिर्फ 20 साल की उम्र है, किस तरह से उनके पूरे खेल को आंकेंगे? बिल्कुल, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस किया और अपने परफॉर्मेंस से स्विट्ज़रलैंड को जो है वो एक बड़ी जीत यहाँ से दिलाई है। तो यहाँ से उनका जो परफॉर्मेंस है वो अब कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी होगा, क्योंकि बोस्निया की जो टीम है वो कोई बहुत उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत हाई रैंकिंग नहीं है, कि लो रैंकिंग की टीम है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लिए अब ज़रूरी ये हो गया है कि अब उन्हें अगला मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें जीतना होगा, ताकि वो अपने जो उनका जो कैंपेन है वो अब उसको आगे बढ़ा सके। और ऐसे में इस एक खिलाड़ी की जो खेल की जो अहमियत है वो अब सबसे ज़्यादा काउंट करेगी, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन्हें जो साथी खिलाड़ी हों और उस समय पे जो वो पास दें, जिस तरह से वो बॉल को लेकर के आगे बढ़ें, जिस तरह से अपने पास पोजीशन रखें, इस सब में एक पूरी टीम जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मामले में ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक बहुत एक कहना चाहिए कि लकी भी रहे हैं कि इस पूरे मैच के दौरान हमने देखा कि किस तरह से स्विट्ज़रलैंड की टीम ने पोजीशन में भी कामयाबी हासिल की और अपने जो बोस्निया को कहीं पे भी मौका नहीं दिया कि अपने डिफेंस के अंदर आसपास आने का, और अटैक के परफॉर्मेंस पर उनका काफ़ी ज़्यादा जो रोल रहा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो उम्मीद यही करनी होगी कि ये खिलाड़ी जो है वो आगे चल करके अपनी इसी परफॉर्मेंस को लगातार आगे अच्छा बना कर रखें। और इसमें एक भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है क्लब की, क्योंकि जब आप क्लब की ओर से लगातार खेलते रहते हैं तो ये भी आपके खेल को एक निखार देता है। और शायद यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के लिए ये जो जीत है ये एक टॉनिक बन करके आई है, जहां पर अब जब वो अगले मुकाबले के लिए उतरेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं जीत जो है वो देखना चाहेंगे। हालांकि उनके लिए राह जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो अगला मुकाबला होगा वो कनाडा से होगा। दो कीर्तिमान आज मैं देख पा रही हूँ,
खेल जगत से आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि 20 साल के इस युवा ने इतिहास रचा कि करीबन 7 दशक बाद, यानी कि 70 सालों बाद सबसे युवा स्विस खिलाड़ी रहे जिन्होंने गोल किया। वहीं अगर बात की जाए मेक्सिको की गौरव, तो 2022 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी मेक्सिको और आज नॉकआउट टीम में शामिल होने वाली पहली टीम बनी है। तो उसका सफ़र भी अगर हम देखें तो अपने आप में फीफा वर्ल्ड कप इस बार के लिए अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तक का उनका जो सफ़र है वो बहुत एक कामयाबी भरा कह सकते हैं, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। और इसकी बड़ी वजह आचल ये होती है कि जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं, जब आप अपने लोगों के बीच पे खेलते हैं, तो ये परिस्थितियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। आपको अपने घरेलू दर्शकों का जो समर्थन होता है वो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि एक वो आपका जो मोराल होता है उसको कहीं ना कहीं हाई रख करके चलता है। तो यही वजह थी कि मैक्सिको के लिए एक तो आज का उनका जो दक्षिण कोरिया के खिलाफ जो मुकाबला था, एक तो इस वजह से बहुत खास था। दूसरा ये था कि उनका इतिहास जो था वो दक्षिण कोरिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। वो कभी भी वर्ल्ड कप में अपना मैच जो है वो दक्षिण कोरिया के खिलाफ हारे नहीं थे। तो ये जो काउंट करता है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे भी रहता है कि हम हर बार इनको हराते आए हैं वर्ल्ड कप में और इस बार भी हम उसी इतिहास को दोहराएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें दक्षिण कोरिया की, तो उनके लिए एक परिस्थितियाँ उलट थी, क्योंकि एक तो वो मैक्सिको के खिलाफ कभी जीते नहीं थे। अगर बात इससे आगे की जाए तो वो कभी वर्ल्ड कप में 2 मैचेस लगातार, जो ओपनिंग के जो 2 मैचेस हैं वो लगातार नहीं जीते थे। तो ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के दिमाग में थी। तो ये सब बातें जब आपके साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं जो जिसके फेवर में ये आंकड़े होते हैं उनका मोराल एक तो इसलिए भी हाई रहता है क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। दूसरा, इस तरह के जो आंकड़े हैं वो आपके साथ होते हैं और फिर आपका मानना पड़ेगा कि जो आपके जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से उन्होंने जो परफॉर्मेंस जो देते आ रहे हैं, खासतौर से अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में जो पहला मैच हुआ था मैक्सिको का, वहाँ पे भी उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया था अपना, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे फॉरवर्ड लाइन हो, चाहे आपका डिफेंस हो, सब बहुत सबने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सामने रखा था। तो वही एक रूपरेखा जो है वो इस मुकाबले में भी निकल करके देखने को मिली। तो मैक्सिको ने इतिहास रचा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब मैक्सिको यहाँ से भी अपने आप को टॉप करता है और आगे चल करके राउंड ऑफ 16 में अगर अपनी जगह बना पाने में कामयाब होता है, तो वहाँ पे टीम का जो खेल की जो असली जो परीक्षा होगी वहाँ से शुरू होगी, क्योंकि फिर वहाँ पे मैक्सिको का सामना इंग्लिश टीम से हो सकता है, यानी कि इंग्लैंड से हो सकता है। और ऐसे में वहाँ पे चुनौती जो है वो इस टीम के लिए काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इस बार का फीफा कई मायनों में ख़ास है क्योंकि 3 देश इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, खिलाड़ियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा कोर्ट पर खेलना। उस लिहाज से अगर आप देखें तो फैंस का जो रिएक्शन है, ख़ास तौर पर जिसकी ज़्यादा हम कह सकते हैं एफिलिएशन होती है जिस भी क्लब के साथ, और अगर खिलाड़ी जीतता है तो फैंस का रोमांच अलग ही लेवल पर होता है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फुटबॉल का गेम जो ऐसा है जो पूरी दुनिया में इसकी बेताबी जो है वो महसूस की जा सकती है। अगर अपने देश की बात करें तो भले ही हम वर्ल्ड कप खेल नहीं रहे हैं, लेकिन आप अगर कोलकाता निकल जाएं या किसी देश के किसी भी दूसरे हिस्से में चले जाएं तो हर जगह जो है वो बस फुटबॉल मैच की जो है वो क्रेज़ की जो है वो बात हो रही है। जिस दिन मेसी ने कारनामा किया था, हैट्रिक की थी, उस दिन अगर आपने देखा हो तो कोलकाता की सड़कों पर जश्न जो है वो अलग ही तरीके से नज़र आया था। और वहाँ पर जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, हर तरफ जो है वो क्रिकेट के फुटबॉल के जो दीवाने हैं उनके जो पोस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सड़कें और गलियां जो है वो पटे पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए पूरी दुनिया में जो है वो फुटबॉल का खेल जो है वो क्या मायने रखता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन तीनों देशों में जहाँ पे ये फुटबॉल मैच जो है, वर्ल्ड कप मैच जो आयोजित हो रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तो इन दिनों यहाँ पे गर्मी का जो पारा है वो भी देखा जा रहा है। तो इसके बावजूद दर्शकों का जो फुटबॉल को लेकर के जो फीवर है वो कम नहीं हो रहा है। वो प्यार हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जिस भी क्लब से एफिलिएशन है या जिस भी देश के खिलाड़ी जो कामयाब होते हैं गोल दिलाने में, आप फैंस का रोमांच देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर, समाचारों का सिलसिला रहेगा जारी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर पटना में हैं। इस दौरान वो सबसे पहले पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आईटी इंडस्ट्री स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद सारण में छपरा जंक्शन से छपरा दिल्ली आनंद विहार टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट औनिहार मेमू ट्रेन के वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में गिनी गणराज्य को निर्यात किए जाने वाले 51वें डीजल रेल इंजन WGC DG4G को भी रवाना करेंगे और इससे भारत की रेल निर्माण क्षमता और निर्यात क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों के तौर पर देखा जा रहा है। पटना पहुंचने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार में करीब 1,15,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है। 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुआ जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं और आज 51 इंजन अफ्रीका के लिए निर्यात होंगे। बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा, जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी, वहां पे एक्सपोर्ट होके जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलाने की घोषणा की। इस सेमी हाई स्पीड रेल सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच का सफर महज 40 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में इसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है। यूपी सरकार ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां इन दिनों शिवसेना सुर्खियों में है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। मुंबई के नेस्को ग्राउंड में शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट अलग अलग शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि उद्धव की शिवसेना से खुली बगावत करने वाले 6 सांसदों का आगे क्या होने वाला है। वो किस दल से अपना नाता जोड़ेंगे, आगे की उनकी रणनीति क्या होने वाली है। बहरहाल आज इन सांसदों का शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का कार्यक्रम फिलहाल टल गया, लेकिन अगर ये 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो उद्धव ठाकरे की यूबीटी के लिए बड़ा झटका साबित होगा और महाराष्ट्र की राजनीति में नया शक्ति संतुलन देखने को मिल सकता है।
तो शिवसेना यूबीटी ने कल दिल्ली में संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें 9 में से 3 सांसद ही शामिल हो पाए। 6 सांसद बैठक में शामिल ही नहीं हुए, जिसमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ये तीनों नाम शामिल हैं। उनके साथ संजय जाधव परभणी से, ओम प्रकाश राजे निमालकर और भाऊ साहब जो हैं, ये जो 6 सांसद हैं जो बागी हैं और ये इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी विप का उल्लंघन किया, तो पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और ये माना जा रहा है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। जब हमने संजय राउत को सुना सुबह, तो वो कह रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस बार जिस तरह से बागी होकर गए हैं, इस पूरे मामले को पार्टी हल्के में नहीं ले रही है। वक्त एक ब्रेक का है, कुछ ऐसा ही बंगाल की टीएमसी में भी हो रहा है, उस पर डालेंगे नजर। वक्त छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात तृणमूल कांग्रेस की, जहां विधायक दल में टूट का असर अब हम सबको विधानसभा के अंदर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के मौजूदा सत्र में टीएमसी विधायकों के 2 गुटों के लिए अब अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर दी गई। विधानसभा के भीतर दोनों गुटों के लिए अब अलग अलग कमरे आवंटित किए गए। पहला जो गुट है वो बागी विधायकों का है, जो बहुमत में, और इसकी अगुवाई पार्टी से निकाले गए नेता और आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। गुरुवार को जब सदन का बजट सत्र शुरू हुआ तो बागी गुट के कुल 58 विधायक सदन में मौजूद थे। वहीं दूसरा गुट पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार है, जिसका नेतृत्व शोभनदेव चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की कुल संख्या 80 है। इनमें से 60 विधायक आधिकारिक तौर पर बागी गुट में है। ममता गुट के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री से सदन में किसी भी विषय पर बोलने के लिए अलग से समय आवंटित करने की मांग की। यानी कि टीएमसी के ही ये विधायक हैं जो बागी हैं अलग गुट के। तो यानी कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में हम देख पाएंगे ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में। और आइए बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की, जिनकी हिंदी इस समय सुर्खियों में है। दरअसल प्रधानमंत्री जब पेरिस से रवाना हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को अपने प्रिय मित्र के तौर पर बताया, गले लगाकर उन्हें विदाई दी। मैक्रों ने वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया, जिसमें दोनों नेता 2 दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रों ने विदाई देते हुए हिंदी में एक विशेष वीडियो संदेश साझा किया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे के लिए स्वागत किया गया। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। आप भी सुनिए मैक्रो की हिंदी और प्रधानमंत्री के लिए उनकी भावनाएं। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. तो ये इमैनुअल मैक्रों का प्यार है प्रधानमंत्री के प्रति और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए नजर आए हमारी हिंदी भाषा में। बढ़ते आगे, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद स्विट्जरलैंड में आज से दोनों पक्षों के बीच जो शुरू होने वाली तकनीकी बातचीत थी वो रद्द हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना स्विट्जरलैंड दौरा
कैंसिल कर दिया। इस दौरे का मकसद तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते को लागू करने की जटिलताओं पर व्यापक बातचीत शुरू करना था। लेकिन बुधवार को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। समझौते का मुख्य हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी को हटाना है। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनई का बड़ा बयान सामने आया। मुज्तबा ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए एमओयू को लेकर उनके मन में कुछ आपत्तियां और संदेह थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और सुरक्षा अधिकारियों के भरोसे के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया गया कि इस समझौते में ईरान के हितों की पूरी रक्षा होगी। मुज्तबा ने दावा किया कि इस समझौते के पीछे ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी और मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इस डील के लिए हर तरह के दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि आगे होने वाली सीधी बातचीत का मतलब ये नहीं है कि ईरान अमेरिका के नज़रिए को स्वीकार कर रहा है। मुज्तबा ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका का जो पक्ष अत्यधिक मांगे रखने की कोशिश करेगा तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति।